नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर बोकारो से, जहां पर चोर किस कदर बेखौफ है उसकी बानगी नजर आई। पुलिस सुस्त कितनी है और इसी सुस्ती का फायदा चोर कैसे उठा रहे, देखिए। बोकारो में अति सुरक्षित माने जाने वाले एसपी ऑफिस कैंपस में ही चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चोरों ने कैंपस में स्थापित एनआईसी ऑफिस के 4 एसी के कंप्रेसर की चोरी कर ली। आपको बताते चलें कि घटनास्थल हाई सिक्योरिटी जोन का हिस्सा है और एसपी ऑफिस से ही सटा पुलिस कंट्रोल रूम भी है। वहीं इसके पास ही सिविल कोर्ट, डीसी ऑफिस भी है। यहां 24 घंटे जिला पुलिस बल की तैनाती रहती है। इसके बाद भी एनआईसी ऑफिस से एसी के कंप्रेसर की चोरी का हो जाना बेखौफ चोरों के बढ़ते मनोबल को दिखाता है और पुलिस कितनी चुस्त है वो भी जनता के सामने और खबरों के साथ अब खुद व्यवस्थाओं को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि एनआईसी भवन में 4 एसी कंप्रेसर जो लगे हुए थे उसकी चोरी कर ली जाती और वो भी उस जगह से जो सबसे सुरक्षित जोन माना जाता है। श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर झारखंड हाईकोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया है। मामला 2014 का है, जब सत्यानंद भोक्ता कृषि मंत्री थे। उस समय बीज घोटाले से जुड़ा एक मामला सामने आया था और इस मामले में तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में और ज्यादा जांच करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इस मामले में सत्ताधारी दल जेएमएम ने कहा कि जो भी घोटाला हुआ उसकी सजा कोर्ट ने सुना दी, लेकिन और भी दूसरे घोटाले हुए हैं पर उस पर भी फैसला आना चाहिए। घोटाले की बात है तो 2014 में घोटाले क्या थे उसकी विस्तृत जांच हुई। आगे जांच करने से भी अब कोर्ट ने इनकार कर दिया, तो फैसला जो भी है स्वीकार है और उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही उम्मीद करते हैं कि जो घोटाले और लंबित हैं उन घोटालों पर भी जल्द से जल्द फैसला आए। और आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों सत्यानंद भोक्ता पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। गेहूं, मसूर बीज खरीद के नाम पर गबन किया क्या? 46 करोड़ 10 लाख के गबन का यह पूरा मामला 2004 से 2007 की अवधि में कृषि घोटाला किया गया और कागजी संस्थाओं से बीज की खरीद की गई थी। विनीत कश्यप की शिकायत पर इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई। सत्यानंद भोक्ता पर 50,000 का फाइन लगाया गया है और जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। निगरानी ने इसे लेकर आरोप पत्र दायर किया था। आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। तत्कालीन कृषि मंत्री उस वक्त सत्यानंद भोक्ता ही थे और अब इनके ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। तो मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर झारखंड हाईकोर्ट की ओर से लगाए गए जुर्माने पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने कहा है कि बीज घोटाले के मामले को जांच के नाम पर बेवजह लंबा खींचने की कोशिश हो रही थी। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हाल के दिनों में यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री को ईडी की ओर से सम्मन भेजा जा रहा है और मंत्री को कोर्ट की ओर से जुर्माना सुनाया जा रहा है। देखिए, हाल के वर्षों की यह पहली घटना होगी जब किसी मंत्री पर 50,000 रुपए का जुर्माना उच्च न्यायालय ने लगाया होगा और ये मामला बीज घोटाले से जुड़ा हुआ है। जब मंत्री सत्यानंद भोक्ता कृषि मंत्री थे तो उनके ऊपर बीज घोटाले का आरोप लगा था, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने फिर से एक याचिका दाखिल करके कहा था कि इसकी और जांच होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने माना कि ये पूरा जो याचिका है इसलिए दाखिल किया गया है कि मामले को लंबा खींचा जा सके, जबकि इसमें चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और मंत्री जी को दोषी पाया गया था। तो अब ये हाल के दिनों की जब ऐसी पहली बड़ी घटना है, मंत्री पर जुर्माना लग रहा है, सरकार के मुख्यमंत्री को सम्मन किया जा रहा है, तो ये सरकार की जो असलियत है वो जनता के सामने है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक बार फिर से पूछताछ के लिए सम्मन भेज दिया है। उन्हें 17 नवंबर को रांची के ईडी दफ्तर में बुलाया गया है और ईडी ने पहली बार 1 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए 3 नवंबर को हाजिर होने को कहा था, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस दिन हाजिर नहीं हुए।
व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए 3 सप्ताह तक का समय मांग लिया गया, पर ईडी ने 3 सप्ताह का समय देने की बजाय पूछताछ के लिए 17 नवंबर की तारीख दे दी है और अब 17 नवंबर को उन्हें बुलाया गया है। ऐसे मामलों में ईडी का जो विशेषाधिकार है, 3 बार सम्मन जारी किया जाता है और फिर भी अगर संबंधित शख्स हाजिर नहीं होते हैं तो जांच एजेंसी कोर्ट से गुहार लगा सकती है। यह कहा जा रहा है कि अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग और सहयोगियों पर लगे आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह सम्मन जारी किया गया है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी ईडी के दूसरे सम्मन पर अब सियासत गर्मा चुकी है। जेएमएम ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम करार दिया तो बीजेपी कह रही है कि जांच एजेंसी अपना और अपने तरीके से काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर ईडी के सवालों से क्यों भाग रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। पूछताछ से तो भाग नहीं रहे, उन्होंने तो समय मांगा था। उनकी व्यस्तता जो कार्यक्रम चल रहा है उसको देखते हुए उन्होंने समय मांगा था और मुझे लगता है वो जो समय मांगे थे उस समय पर अगर उनको बुलाया जाता तो एक अच्छा मैसेज जाता, लेकिन किसके इशारे पर और किस मंशा के तहत इतनी जल्दीबाजी दिखाई जा रही है। खैर जो भी हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कानूनविदों से राय लेकर जो भी होगा उचित निर्णय लेंगे। तो उनके मांग के अनुरूप ही ईडी ने स्थापना दिवस के कार्यक्रम के पश्चात 17 नवंबर को उन्हें पुनः पेश होने के लिए समन जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि कानूनी संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव हर व्यक्ति में होना चाहिए और विशेषकर जो लोग उच्च पद पर बैठे हों, अगर उनके द्वारा कानूनी संस्थाओं का सम्मान किया जाए तो इससे समाज में अच्छा संदेश भी जाता है। मुख्यमंत्री पेश हों, कानून में सहयोग करें और जो भी तर्क उनके पास है संस्था के समक्ष रखनी चाहिए ताकि उनको जो सुनवाई का अवसर दिया गया है उनका वो बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें। दुमका के मुरगुनी गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। 1313 करोड़ रुपए खर्च करके 3 साल में ये योजना पूरी होगी और इससे रानीश्वर और मसलिया प्रखंडों के 22,000 हेक्टेयर खेतों तक पानी पहुंच पाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार गांव-गांव में विकास की किरणें पहुंचाने की कोशिश कर रही है, पर विपक्षी दल झारखंड के विकास की रफ्तार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज जिस तरीके से लोगों के बीच में काम हो रहा है, ये लोग सहयोग नहीं करते बल्कि इसका विरोध करते हैं। अभी देखिए गांव-गांव शिविर लग रहा है, कोई विरोधी का लोग और कार्यकर्ता उसमें आकर के ग्रामीणों को सहयोग नहीं करता। और आज जो रोज किसी ना किसी पंचायत में, किसी ना किसी गांव में शिविर लग करके लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, इसको देखकर विपक्षों का पेट में दर्द हो गया है और पेट दर्द का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन करना लगा है, जोर जोर से चिल्लाने का और भाषण दे रहा है ताकि उन लोगों का पेट दर्द उन लोगों को बुझाए ना। झारखंड सरकार 1.5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को अस्थायी नौकरी देने पर विचार कर रही है। इस पर मोहर लगी तो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों की लॉटरी लग सकती है। ये है वीना कुमारी, 16 साल से बिना थके नर्स का फर्ज निभा रही हैं। कोरोना काल में मरीजों की तीमारदारी करते हुए खुद 3 बार कोरोना पॉजिटिव हुई, फिर भी हार नहीं मानी। पर जब भविष्य के बारे में सोचती हैं, तो इनका हौसला डगमगाने लगता है। इस उम्मीद पर ही जी रहे हैं कि 16 साल हम लोग को पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक हम लोग को लिए कुछ भी नहीं कर रही है। क्या होगा, हम लोग कैसे कटेगी हम लोग की जिंदगी। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, ना ठीक से खाना मिलता है, पीना मिलता है, ना स्कूल का फीस भरना पड़ता है। इतना कम पैसा में हम लोग की जिंदगी गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल है वंदना राय का। वंदना 2007 से ANM का काम कर रही है,
इस दौरान कितनी सरकारें आई और चली गई। साल 2014 में हेमंत सरकार ने जब 900 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नर्सों को परमानेंट नौकरी दी तो इनकी भी उम्मीद जागी। तब से अब तक इन्हें अपनी नौकरी के परमानेंट होने का इंतजार है। और घर जाने के बाद हमारे बच्चे भी पूछते हैं मम्मा आज क्या हुआ, परमानेंट का बात हुआ कुछ, क्योंकि बच्चे भी हमारे डिमांड करते हैं। तो हम बोलते हैं बेटा हम लोग सीमित पैसे में जीने वाले लोग हैं। राजीव कुमार संविदा पर काम करते हैं। इनका कहना है कि रोजगार की सुरक्षा से ही परिवार की सुरक्षा जुड़ी हुई है। अगर मन में नौकरी जाने और रहने को लेकर संशय रहेगा तो काम में मन कैसे लगेगा। कोई भी व्यक्ति सरकार की सेवा इसीलिए करता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, और 60 साल तक अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो वो सरकार को अपना संपूर्ण नहीं दे पाएगा। जो अपेक्षा रखती है कि सरकार मेरे साथ काम करने वाले लोग मेरे को अपना संपूर्ण दे, तो वो देने के लिए सरकार को भी उसके कर्मचारी के प्रति सोचना तो धर्म बनता है। न्यूज 18 ने जब DRDA सेवा संघ के प्रदेश महासचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर विचार करने का ऐलान तो किया था, पर अब तक इसे लेकर कोई बैठक नहीं हुई है। इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए, ये सारी सुविधाएं हम लोग को भी मिले। और अभी हम लोग पास तो अपडेट यही है कि संविदा कर्मियों के बारे में फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये केवल हम लोग सुन रहे हैं। अभी तक हम लोग को कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा उम्मीद है कि अभी मिलेगा, लेकिन सरकार बोल रही है कि ऐसा करेंगे। लेकिन और एक कमेटी भी बनी थी जिसकी आज तक बैठक नहीं हुई। सरकार के ऐलान के बाद से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। देखना ये होगा कि सरकार इनकी आस कब तक पूरी करती है। अविनाश कुमार, न्यूज 18, रांची। गोड्डा में बुआरीजोर प्रखंड के भगवानपुर गांव का मिडिल स्कूल बच्चों में शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दे रहा है। जी हां, आदिवासी बहुल इस गांव में लोग शिक्षा से वंचित थे, पर पिछले कुछ दिनों से भगवानपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षा के अलग के साथ साथ बच्चों में संस्कार भरने का भी प्रयास किया जा रहा है, और ये बेहद नायाब तरीका है। दरअसल स्कूल में बच्चों का संस्कार कुछ ऐसा है कि बच्चों ने स्कूल को मंदिर मान लिया। बच्चे क्लासरूम के अंदर जाने से पहले अपने जूते और चप्पल बाहर ही खोल देते हैं। स्कूल का जायजा लिया गोड्डा संवाददाता गौरव झा ने। कहते हैं कि स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है, और आप जब मंदिरों में, भगवान के मंदिरों में देखते होंगे कि चप्पल खोलकर मंदिरों में प्रवेश किया जाता है। तो इस वक्त हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर में हैं, और इस स्कूल की भी कमोबेश स्थिति वही है कि किस तरीके से बच्चों के बीच संस्कार परोसा जाए। जब ये कहा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में कुव्यवस्था फैली हुई है, तो उस दौरान आज हम जिस स्कूल में आए हैं उस स्कूल में आपको संस्कार दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से बच्चे के साथ साथ जो शिक्षक होते हैं वो खाली पांव स्कूल में क्लास में पढ़ाते हैं। हालांकि हम स्कूल के अंदर आपको जाके जाएंगे कि जब अंदर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो बैठे हैं और उनके पैर में जो है वो चप्पल नहीं होता है। उसके साथ साथ किसी को क्लास में आने के बाद जो उनका ग्रीटिंग्स होता है वो भी देखने योग्य होता है कि बच्चे क्लास में जैसे ही कोई आएगा तो उसका स्वागत किया जाता है। हालांकि सुदूर क्षेत्रों का ये स्कूल है। हम सर से पूछेंगे कि सर कैसे शुरुआत हुई और कैसे संस्कार भरने का जो ये प्रयास है कहाँ से शुरू हुआ। सर कैसे शुरुआत हुई कि बच्चे चप्पल खोल कर आते हैं? अन्य स्कूलों में देखा जाता है कि जब जूते पहन के आते तो नहीं खोलते हैं। यहाँ जो है बच्चे को मन के मतलब यहाँ तो आदिवासी बच्चे थे पहले, उसके बाद जब हम आए 2006 में, उसके बाद बच्चे सबको मन के मतलब मैंने जो सिस्टम है स्कूल का उस सिस्टम से इन लोग को बताया कि ऐसा करना चाहिए, चप्पल खोल करके आना चाहिए। और उसके बाद जो है आने के बाद जो कोई भी क्लास में आता है तो ग्रीटिंग्स तालियों के साथ उसका स्वागत किया जाता है। ये मैंने क्या मतलब जो सरकार की जो सिस्टम है ये बताए गए हम लोग को ट्रेनिंग में कि इस तरह से ऐसा होना चाहिए। कई स्कूलों में नहीं होता है तो आप प्रयास करें उसको सुचारू रूप से रखा जाए। हाँ, रखा जाए ताकि बच्चे पढ़ते हैं। हाँ सर, एकदम बच्चा पढ़ते हैं। तो सुदूर क्षेत्र का ये स्कूल है। हालांकि जब देखा जाता है कि सुदूर क्षेत्रों में कुव्यवस्था फैली हुई है तो उस दौरान गोड्डा का भगवानपुर का एक स्कूल जहां संस्कारों से भरा हुआ है, और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से चप्पल खोलने के अलावा जब कोई भी क्लास में आता है तो उसके तालियों के साथ और नमस्कार कर उसका स्वागत किया जाता है। गौरव झा, न्यूज 18, गोड्डा। और अब बात T20 वर्ल्ड कप की। विश्व कप में आज टीम इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होना है, और इस मैच में जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया फाइनल में पाकिस्तान के साथ भिड़ेगी। रांची में भी क्रिकेट के दीवाने उम्मीद कर रहे हैं कि आज सेमीफाइनल में
भारतीय टीम जो है वो इंग्लैंड को धूल चटाएगी और फाइनल में पाकिस्तान के साथ एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। रांची के क्रिकेट खिलाड़ी और क्रिकेट फैंस टीम इंडिया को चीयर अप कर रहे हैं। रांची के हरमू मैदान में क्रिकेटर और फैंस से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। T20 वर्ल्ड कप का रोमांच चरम पर पहुंच चुका है। टीम इंडिया आज इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में भिड़ने जा रही है। जो टीम जीतेगी फाइनल में पाकिस्तान के साथ खेलेगी। रांची से भी खिलाड़ी जो हैं क्रिकेट के टीम इंडिया को चीयर कर रहे हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। आज जो मैच होने जा रहा है, पलड़ा किसका भारी है? क्या हमारे खिलाड़ी तैयार हैं? पलड़ा तो हमेशा से इंडिया का ही भारी है और रहेगा ही। हम लोग इंडियन हैं और हमेशा चाहेंगे कि इंडिया जीते। सबसे पहले हिप हिप हुर्रे, और इंडिया जीतेगा 100%। पाकिस्तान के साथ हम लोग जो एक रॉबली चलता है, हम लोग का एक मज़ेदार मज़ा आता है जो कि मैच देखने का, होपफुली वो हम लोग को मिले। और 2007 में जो हम लोग ने पाकिस्तान को हराया था, उस टाइप का एक फील और एक रोमांच लेना चाहते हैं। आपका कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल आज हम लोग जीत रहे हैं? 100% जीत रहे हैं, क्यों नहीं जीतेंगे? क्यों भाई, उनके पास तो खिलाड़ी है इंग्लैंड के। सर है, फिर भी हम लोग फॉर्म में है ना, और फाइनल भी जीतेंगे हम लोग पाकिस्तान को हरा के। अभी फॉर्म में आ गया है पाकिस्तान का, लेकिन बाबर से तो फाइनल में भिड़ेंगे। सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड को कैसे हराएंगे? कौन सा प्लेयर आज टीम इंडिया का हिट होगा? सूर्य कुमार यादव। हाँ, विराट कोहली। ऑब्वियसली हमेशा की तरह इस बार विराट कोहली कंसिस्टेंट रहेंगे। लेकिन इंग्लैंड के पास स्टॉक्स है, बटलर है, हमें भूलना नहीं चाहिए जी। हाँ। तो आज सबसे ज्यादा कौन मारेगा, उधर से या इधर से? इधर से, बिल्कुल इधर से। यस। लोग यहाँ पर आशान्वित हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ जो आज मुकाबला होगा जबरदस्त होगा। सेमीफाइनल में हम लोग इंग्लैंड को हराएंगे और सीधे पाकिस्तान से फाइनल खेलने पहुंचेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता बने हैं। उन्होंने एडवांस टैक्स के रूप में 17 करोड़ रुपए जमा किए, जो पिछले साल से 4 करोड़ ज्यादा है। ये दरवाजा है झारखंड के सबसे बड़े इनकम टैक्स पेयर, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने 17 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा किया है और इसके साथ ही वो झारखंड के सबसे बड़े टैक्स पेयर बन गए हैं। अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि वो हमारे झारखंड के हैं और वो हर साल की तरह हमेशा वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। तो हम लोगों को प्राउड फील होता है और एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम लोगों को भी उनके जैसा करना चाहिए। राज्य के वित्त मंत्री रमेश्वर उरांव ने धोनी की तारीफ करते हुए कहा कि लोगों को धोनी से सीख लेनी चाहिए। टैक्स दिए हैं, सबसे ज्यादा दिए हैं, तो वित्त मंत्री के रूप में मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। वाकई धोनी ने जो किया वो तारीफ के काबिल है, पर आपके जहन में ये सवाल तो उठ रहा होगा कि क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी आखिर धोनी की कमाई इतनी ज्यादा कैसे है कि वो करोड़ों का टैक्स भर रहे हैं। धोनी क्रिकेटर के साथ साथ अच्छे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर भी हैं। धोनी ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रांची में अपने खेत की उपज वो दुबई तक एक्सपोर्ट करते हैं। धोनी अब भी कई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने खाता बुक ऐप के स्पॉन्सर होने के साथ साथ इसमें निवेश भी किया है। धोनी कई कंपनियों के एड फिल्म्स में भी अभिनय करते हैं। धोनी ने पिछले साल पहली छमाही यानी कि अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक के लिए 13 करोड़ रुपए बतौर एडवांस टैक्स चुकाए थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उनकी आय में लगभग 30% की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 30% की फीसदी, यानी उसका जो अनुमान बताया जा रहा है कि उनकी आमदनी पिछले वर्ष की तुलना में 30% बढ़ी है। जाहिर है धोनी का जो मार्केट रेट है उछाल पर है और सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता के रूप में धोनी एक बार फिर सामने आए हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब देखते हैं झारखंड 2020।